सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने डिस्कस की थी, यानी इसका मतलब है कि हमने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 मेंबर्स। अच्छा बेटा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी, और 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक, आयोनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट और इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनके ट्रेंड्स और उनके अंदर जो आने वाली वेरिएशंस हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं पीरियड 3 की। और ये रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा, हम पीरियड 3 क्यों कंसीडर कर रहे हैं? इसलिए कि ये हमारे सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट है। लेकिन अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जो कि होना चाहिए, और नहीं है तो अपने सामने रखें पीरियोडिक टेबल, और उसमें आप देखें कि पीरियोडिक टेबल जो है वो जब एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर पे जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली जो पहला मेंबर होता है वो ग्रुप 1 का होता है, और आखिरी मेंबर जो होता है वो ग्रुप 18 का मेंबर होता है। यानी जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एक्चुअली आप ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ जा रहे होते हैं। और जब आप ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ जाते हैं तो अगर मैं आपसे ग्रुप 1 के किसी मेंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ग्रुप 1 के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पीरियड नंबर 3 में सोडियम इन्वॉल्व है, पीरियड नंबर 3 में सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, तो अब जो मैं सोडियम की प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करूंगा ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यानी कि ग्रुप 1 के सारे मेंबर्स पर एप्लीकेबल होगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको एग्जामिनर्स पेपर के अंदर ये कहता है कि आप रुबिडियम का रिएक्शन लिखें ऑक्सीजन के साथ, तो कोई नई इक्वेशन नहीं होगी। जो इक्वेशन मैंने आपको सोडियम के साथ लिखवाई है वही इक्वेशन रहेगी, सिर्फ आप सोडियम को रिप्लेस कर देंगे बाय रुबिडियम। आप सोडियम को रिप्लेस कर देंगे बाय रुबिडियम। अब जो यहां पर इक्वेशन है, जब आप सोडियम को की बात करते हैं या ग्रुप 1 के मेंबर्स की बात करते हैं, तो ये आपकी एएस की नॉलेज है कि जो ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें ओपन एयर में छोड़ दिया जाए तो ओपन एयर में ये एयर से रिएक्ट करते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये डिसअपियर हो जाते हैं। लिहाजा इनको ओपन एयर में नहीं रखा जाता। आप ग्रुप 1 के मेंबर्स को स्टोर करते हैं, ग्रुप 1 के मेंबर्स को आप स्टोर करते हैं, और आप स्टोर करते हैं इन ऑयल। आप उन्हें ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए एयर के साथ बचने के लिए, एयर से बचाने के लिए इन्हें स्टोर किया जाता है ऑयल के अंदर। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप 1 के मेंबर को आप डायरेक्टली रिएक्ट करवाएं और तेजी से रिएक्ट करवाएं, फौरन इसको रिएक्ट करवा के खत्म कर दें, तो फिर आपको इसे इग्नाइट करना पड़ेगा। इग्नाइट का मतलब है कि आप इसके करीब फ्लेम लाएंगे। अब जैसे ही आप फ्लेम लाएंगे, सोडियम
मेटल जो है वो फ्लेम कैच करेगा एयर की प्रेजेंस में, और फौरी तौर पर सोडियम मेटल टर्न्स टू सोडियम ऑक्साइड सॉलिड। और इस रिएक्शन के दौरान जो है वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के दौरान। यानी इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ येलो फ्लेम हो। एक्चुअली देखें, एनर्जी की वेवलेंथ होती है, हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हम एक टिपिकल वेवलेंथ का रीजन होता है जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं, उस रीजन की लाइट को, एनर्जी को हम देख सकते हैं। वही कलर्स हमें नजर आते हैं जो विजिबल रीजन के अंदर होते हैं। तो अगर जो है वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन के अंदर आ रही है। और आता है फ्लेम, जो आपको फ्लेम का कलर नजर आता है, ये बेसिकली एनर्जी है। और इसकी जो थर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन फॉर्म ऑफ येलो फ्लेम, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। अगर आप इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये रेशियो फिक्स है। या इन अदर वर्ड्स 4 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मोल रिएक्ट्स विद 1/4 मोल ऑक्सीजन। ये रेशियो चल रहा है ना कि 2 के साथ हाफ तो 1 के साथ 1/4 हो जाएगा। यानी 1 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो सोडियम का 1 मोल अगर आप लेंगे तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का 1/4 मोल रिक्वायर्ड हो। और इस रिएक्शन का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है सोडियम ऑक्साइड है, और ये सोडियम ऑक्साइड जो है ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, ये जाइंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर होगा, और नेचर के हिसाब से ये बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल है। आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ग्रुप 1 के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ऑल आर बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या डिसॉल्व करते हैं टू मेक एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। They react or dissolve in water to make an alkaline solution. जब आप इन ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, यानी कि एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। और इस रिएक्शन का भी डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल। नेक्स्ट, सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर से रिएक्ट करता है ये, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसी वजह से पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज अराउंड 14। हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करता है और इसकी पीएच जो है वो अराउंड 14 होती है। ये रिएक्शन जो मैंने नेक्स्ट लिखा है, ये रिएक्शन इस बात को प्रूव कर रहा है कि ग्रुप 1 ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पास्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन आप कई दफा देखेंगे जहां पर एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आपने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन कि ये जो ऑक्साइड है ये ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। इसका प्रूफ ये है कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, और ये HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है।
इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बेसिक इन नेचर कहते हैं। और ये रिएक्शन इस बात की कंफर्मेशन है कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करे। और ये प्रूव है कि ग्रुप 1 ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अगला जो सर मेंबर हेलो। है पीरियड नंबर 3 का, वो सर सर मैग्नीशियम है। सर जी। सर ये प्रूफ के बाद क्या लगा हुआ है? प्रूफ। प्रूफ टू ग्रुप 1 अच्छा ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। अच्छा, अब जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, अगला मेंबर जो पीरियड नंबर 3 का है वो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। इसका मतलब है कि हम मैग्नीशियम के बारे में जो कुछ करेंगे बात, वो ग्रुप 2 की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। और ग्रुप 2 के मैग्नीशियम जो है अच्छा जी, अब ग्रुप 2 जो है, मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3 का नेक्स्ट मेंबर है और इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वैसे मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ये सोडियम या ग्रुप 1 के मेंबर्स की तरह नहीं होता। और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है एयर के साथ, आपको इसे अगेन इग्नाइट करना पड़ता है। वंस इट इज इग्नाइटेड, इसके बाद क्या होता है कि ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन इस रिएक्शन में फ्लेम का कोई कलर नहीं होता, फ्लेम का कोई कलर नहीं होता। ओनली व्हाइट ऐश इज फॉर्म, ओनली व्हाइट ऐश फॉर्म होता है। तो देयर इज नो फ्लेम, हीट रिलीज होती है लेकिन वो कोई फ्लेम, कोई कलर नहीं प्रोड्यूस कर रही होती। और ये रिएक्शन अगेन एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो रेशो है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, 1 मोल रिएक्ट्स विद हाफ, और ऊपर आप याद करें कि 1 मोल रिएक्ट्स विद 1/4। यानी इसका मतलब है कि सोडियम से जब हम मैग्नीशियम पर आए तो 0.25 मोल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। 0.25 मोल का इंक्रीज आया है ऑक्सीजन के यूज में। ग्रुप 1 के मेंबर्स 0.25 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, जबकि ग्रुप 2 का जो मेंबर है वो हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल। अब यहां पर जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है उसका बॉन्ड आयोनिक है। स्ट्रक्चर इज जाइंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर एंड oxide is a basic oxide.
बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये, लेकिन ये ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स की तरह कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते इन वाटर। ये पार्शियली रिएक्ट करते हैं या पार्शियली डिसॉल्व होते हैं इन वाटर टू मेक एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये पार्शियली रिएक्ट करते हैं या पार्शियली डिसॉल्व होते हैं इन वाटर टू मेक एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अगेन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड चूंकि पार्शियली रिएक्ट करता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा टर्बिड होता है, यानी धुंधला सा होता है, थोड़ा मिल्की सा होता है, और इसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता, ये पार्शियली रिएक्ट करता है, और OH आयन कम होने की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, और बेसिक कैरेक्टर कम होने की वजह से pH ऑफ सॉल्यूशन इज अराउंड 12, जबकि ग्रुप 1 ऑक्साइड के अंदर pH ऑफ सॉल्यूशन जो थी वो 14 थी। pH ऑफ सॉल्यूशन 14 थी, यहाँ pH ऑफ सॉल्यूशन इज अराउंड 12। और अगला रिएक्शन जो है वो इस बात को प्रूव करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, क्योंकि बेसिक नेचर को प्रूव करने के लिए हमें उस कंपाउंड को एसिड से रिएक्ट करवाना होगा। हर वो कंपाउंड जो एसिड से रिएक्ट करेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, और हर वो कंपाउंड जो बेस से रिएक्ट करेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। ये इक्वेशन इस बात को प्रूव करती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर। सर ये जो आपने लिखा है ऊपर सर यूज एज ए फ्यूल इन फायरवर्क्स, ये मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं ना आप सर? अच्छा हाँ, ये बात रह गई है। मैग्नीशियम मेटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि फायरवर्क्स के लिए जो आप समझ लें कि जो भी बम बनाए जाते हैं जिनसे फायरवर्क्स किया जाता है, उसमें मैग्नीशियम रिबन डाला जाता है एज ए फ्यूल, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हम स्पार्क कराते हैं, इग्नाइट करते हैं, मैग्नीशियम रिबन जलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो उस पैकेट के अंदर जो मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज या ब्लास्ट करती है, और जैसे ही वो डिकम्पोज या ब्लास्ट होता है उसके अंदर से फिर कलर्ड सब्सटेंसेस निकलते हैं, और वो फिर हमें कलर की फॉर्म में नजर आते हैं। तो बेसिकली वो कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं जो आपको कलर्ड की फॉर्म में नजर आते हैं, और चूंकि ब्लास्ट होता है तो वो ब्लास्ट की वजह से आपको जो है वो पूरे आसमान पे फैलते हुए वो स्पार्क नजर आता है। तो बेसिकली उन रिएक्शंस में मैग्नीशियम मेटल जो है वो एज फायरवर्क जो है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग फायरवर्क्स। अब सर अगला एम्फोटेरिक भी एसिड से रिएक्ट करता है ना? जी, हर एसिड से ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये बेसिक इन नेचर। और अगर आपको एग्जाम्पल एम्फोटेरिक जो होता है वो भी एसिड से रिएक्ट करते हैं ना? एम्फोटेरिक जो होते हैं वो भी एसिड से रिएक्ट करते हैं ना? अभी बेटा एम्फोटेरिक की बात करते हैं ना, बेसिक की बात तो कर लेना। तो अच्छा, अब एल्यूमिनियम पीरियड नंबर 3 का अगला मेंबर है और इसका ताल्लुक ग्रुप 13 से। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास एक एडवांटेज है कि जब एल्यूमिनियम एयर से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम एयर से रिएक्ट करने के बाद इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस पर, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो एज प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, जो मजीद ऑक्सीजन से उसको रिएक्ट नहीं करने देती। ये फिनोमेना कहलाता है कोरोजन। तो एल्यूमिनियम का सरफेस जो है वो कोरोजन से बच जाता है इस ऑक्साइड लेयर की वजह से।
अदरवाइज अगर ये ऑक्साइड लेयर इस तरह एक्ट ना करे तो फिर हम एल्युमिनियम की जो विंडोज और डोर में इस्तेमाल करते हैं ये उससे भी ज्यादा तेजी के साथ जो है डिस्ट्रॉय हो जाए आयरन से भी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस एल्युमिनियम पर ऐसा निजाम रखा है कि इसके ऊपर जो ये लेयर होती है ये एज प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करती है और ये फर्दर ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देती, फर्दर ऑक्सीजन को एल्युमिनियम के साथ इंटरैक्ट नहीं करने देती। नेक्स्ट, जहां तक बॉन्ड का ताल्लुक है तो बॉन्ड आयोनिक होता है। स्ट्रक्चर विल बी जॉइंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर। रिएक्शन आपके सामने है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन को आपने इग्नाइट किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और रेशो जो है आप देखिए कि 2 मोल रिएक्ट्स विद 3/2 यानी 1.5 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं 2 मोल। तो 1 मोल जो है वो रिएक्ट करेगा 0.75 मोल के साथ। वही कहानी चल रही है 0.25 का इजाफा। पहले सोडियम 0.25 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, मैग्नीशियम का 1 मोल 0.5 मोल से रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम का 1 मोल जो है वो 0.75 मोल से रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें भी आपको इग्नाइट करना पड़ेगा, तभी एल्युमिनियम जो है वो बर्न होके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट अगेन नो फ्लेम। जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो सोडियम के केस में होता है जो कि येलो कलर का फ्लेम। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज आयोनिक। स्ट्रक्चर इज अ जॉइंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर, but this time nature of oxide is changed and now this oxide is known to be amphoteric oxide। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं, हम उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगली बात यह है कि इट डज नॉट रिएक्ट और डिसॉल्व इन वाटर, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड में अगर आप पानी डालें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड पानी के अंदर ना डिसॉल्व होता है ना ही ये उसके साथ रिएक्ट करता है। इसलिए जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर के अंदर पीएच में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो रिएक्शन ना होने की वजह से pH remain unchanged और pH of mixture remain 7। pH of mixture जो है वो remain 7। अब अगली बात यह है कि हमें इस बात को प्रूव करना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को प्रूव करने के लिए यकीनन एम्फोटेरिक वो होगा जो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, जो बेस से भी रिएक्ट करेगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्यों एम्फोटेरिक है, इसका रीजन ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। पहली इक्वेशन में एल्युमिनियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे और एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड का कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर है क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, जबकि दूसरे रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड का कैरेक्टर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर है क्योंकि दूसरे रिएक्शन में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर है। सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये सॉल्ट ऑफ सोडियम है और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड dissolves in acid as well as it dissolves in base। ये दोनों के साथ रिएक्ट करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है और चूंकि ये दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से भी और बेस से भी, इसलिए इसका कैरेक्टर एम्फोटेरिक कैरेक्टर है, यानी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पर एक्ट करता है। ये इक्वेशंस और ये इससे रिलेशन है रिलेटेड, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लो।
सर ये थोड़ा सा और ऊपर करना, ये प्रोटेक्टेड लेयर वाला भी देख लो, थोड़ा सा और ऊपर सर। हाँ बस सही है सर। अच्छा जी, अब अगला मेंबर जो है ये ग्रुप 14 का मेंबर है, और ग्रुप 14 का मेंबर जो है वो सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन जो है इसे भी आप जब ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर इग्नाइट करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे सिलिका भी कहते हैं। और अगेन ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई मेटल, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट बर्न होता है तो रिजल्टेंट रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जॉइंट स्ट्रक्चर्स पे बात की थी बॉन्डिंग में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड कोवेलेंट है। स्ट्रक्चर इज अ जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर, जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड इट डज नॉट सॉलेबल और रिएक्ट विद वाटर, ना तो ये वाटर से रिएक्ट करता है। सिलिका आपको पता भी है, सिलिका हम सैंड को कहते हैं। तो पानी में अगर आप सैंड डाल दें तो सैंड के साथ ना तो कोई रिएक्शन होता है वाटर का, ना ही ये सैंड जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर में। और जब ये सैंड रिएक्ट भी नहीं करती, वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होती, तो अल्टीमेटली जो पीएच ऑफ मिक्सचर है वो 7 ही हो। पीएच ऑफ मिक्सचर जो है वो रिमेन अनचेंज। लेकिन हम इसे एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, और इसको एसिडिक ऑक्साइड कहने की वजह यह है कि इट रिएक्ट्स विद बेस। अब एसिडिक ऑक्साइड होना और एसिड होने में फर्क है। एसिड वो होता है जिसके अंदर एचाइन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, जो प्रोटॉन रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन हर वो कंपाउंड जो बेस से रिएक्ट करता है उसको हम कहते हैं कि इट हैज एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर होना और एसिड होना, इसमें फर्क है। हर एसिड एसिडिक कैरेक्टर कंटेन करता है, लेकिन हर एसिडिक कैरेक्टर कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो एसिड नहीं होता। एवरी एसिडिक कैरेक्टर कंटेनिंग कंपाउंड इज नॉट एन एसिड। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि ये बेस से रिएक्ट कर सकता है, और ये इक्वेशन इस बात को कंफर्म करती है कि ये बेस से रिएक्ट करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे नहीं होता। नॉर्मली 1200, मोर देन 1200 पे ये रिएक्शन होता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बनाता है। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 इसका फॉर्मूला है सोडियम सिलिकेट का, जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास है। आमतौर पर जो हमारा ऑर्डिनरी ग्लास होता है ये इसी मटेरियल का बना हुआ होता है, सोडियम सिलिकेट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन आपको ग्लास मेकिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप 15 और अगला मेंबर फास्फोरस है। फास्फोरस जैसे आपको पता है P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब आप फास्फोरस को इग्नाइट करते हैं
फास्फोरस को जब आप इग्नाइट करते हैं तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जो बनता है उसका नाम है फास्फोरस 5 ऑक्साइड। और इसको फास्फोरस 5 इसलिए कहते हैं कि यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे फास्फोरस का तो वो +5 आएगा, तो इसीलिए इसको फास्फोरस 5 ऑक्साइड कहा जाता है। और अच्छा, अब जो है वो इस रिएक्शन में ये जो फास्फोरस है ये आमतौर पर हमारी मैचस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, और ये भी इसका भी जो फ्लेम होता है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। फास्फोरस भी जब बर्न होता है तो फास्फोरस बर्न होता है विद येलो फ्लेम टू फॉर्म फास्फोरस ऑक्साइड। जब भी आप फास्फोरस को इग्नाइट करते हैं, हमारी जो मैचस्टिक्स होती हैं उसमें वेरी स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ फास्फोरस मौजूद होता है, और वही इग्नाइट होता है जब आप उसको रगड़ते हैं, और वो इस्तेमाल होता है एज फ्यूलिंग मटेरियल आप कह लें। बेसिकली उसको जलाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो यही फास्फोरस। अब फास्फोरस का जो ऑक्साइड बनेगा उसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है विद इन मॉलिक्यूल, लेकिन वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं अमंग मॉलिक्यूल। अमंग मॉलिक्यूल वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, विद इन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अमंग मॉलिक्यूल वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं इस तरह से, एक P4O10 दूसरे P4O10 के साथ जो है वो इस तरह से वैंडरवाल फोर्सेस बनाता है। एक फास्फोरस की सराउंडिंग में जो है वो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपस में ये कनेक्ट होते हैं, और ये 10 ऑक्सीजन के साथ अरेंज होता है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और P4O10 का एक मॉलिक्यूल P4O10 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वैंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज नोन टू बी अ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। P4O10 जो है फास्फोरस ऑक्साइड, वैसे तो ये सॉलिड होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि P4O10 और P4O10 के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। एक P4O10 दूसरे P4O10 को वैंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहा हो। जहां तक P4O10 का ताल्लुक है, तो चूंकि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं आपको पता है कि वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड होने की वजह से इट डिसॉल्व्स और रिएक्ट विद वाटर टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन। इट डिसॉल्व्स और रिएक्ट विद वाटर टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन। और यहां पर ये पॉइंट मिस है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होती है वो अराउंड 3 हो जाती है। वैसे कुछ किताबों में आपको 2.52 के पास ही मिलेगी, 2 और 3 के दरमियान, लेकिन ये बहरहाल अराउंड 2.53 होती है। तो जो आप P4O10 को वाटर में डालते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन, और उसकी वजह फास्फोरिक 5 एसिड है। यानी P4O10 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है जो कि फास्फोरिक एसिड है, और इसी वजह से पीएच ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक साइड पे चली जाती है।
और इस बात को प्रूव करना कि P4O10 जो है, P4O10 एसिडिक इन नेचर है। ये प्रूव करने के लिए ये लास्ट इक्वेशन लिखी हुई है कि P4O10 NaOH से रिएक्ट करेगा और सोडियम फॉस्फेट बनेगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन इसके एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आप प्रूव करें कि P4O10 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके इसका एसिडिक कैरेक्टर वेरीफाई कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर ग्रुप 14 और 15 दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। उसको क्यों नहीं लेते भाई जब मैं लिख रहा हूं? हो गया सर 15 में। अच्छा जी, अब ये P4O10 का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये दो हिस्सों में ले लीजिए। अच्छा जी, अब अगला मेंबर जो है वो ग्रुप 16 का मेंबर है जो कि सल्फर S8। आप इसको, इसमें अलाउड है कि आप S8 या S दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एज में ये A लेवल में अलाउड है। तो सल्फर जो है वो आपको पता है कि सल्फर जब रिएक्ट करेगा एयर के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसे भी इग्नाइट करना पड़ता है और पहले स्टेप में ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ये बर्न होता है विद ब्लू फ्लेम। सल्फर बर्न्स विद ब्लू फ्लेम and again reaction is highly exothermic। सल्फर पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाता। आप इक्वेशन S8 के साथ भी लिख सकते हैं, तो यहां पर 8SO2 बन जाएगा। मतलब ये कोई परेशानी की बात नहीं है, S8 लिखेंगे तो फिर इक्वेशन अकॉर्डिंगली बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है
अगर एयर एक्सेस में हो तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है फिर मजीद एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ये रिएक्शन भी नेगेटिव होता है। लेकिन इस केस में बैलेंस होता है हाफ के साथ। तो सल्फर डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और बाद में अगर मजीद एयर अवेलेबल है तो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील होता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 मोल चाहिए, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। यानी आप देखें अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो सल्फर सॉलिड प्लस 1.5 ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म SO3 गैसियस। ये SO2 कैंसिल आउट हो जाए। मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके नेट इक्वेशन लिखी है, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग होती हैं। ये दोनों इक्वेशंस एक साथ नहीं हो रही होती। पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और बाद में वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है फर्दर रिएक्ट करता है। अब जहां तक इन ऑक्साइड्स का ताल्लुक है तो इन ऑक्साइड्स में अगेन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल दोनों में, लेकिन वैंडर वॉल फोर्सेस होती हैं अमंग मॉलिक्यूल। वैंडर वॉल फोर्स अमंग मॉलिक्यूल, वैंडर वॉल फोर्स होती है अमंग मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल और वैंडर वॉल फोर्स जो है वो अमंग मॉलिक्यूल। तीसरी बात कि ये दोनों जो हैं एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, दोनों ऑक्साइड्स एसिडिक हैं और रिएक्ट करते हैं या डिसॉल्व होते हैं इन वाटर। इन वाटर दोनों की कैरेक्टर सेम है, टू प्रोड्यूस एन एसिडिक solution. It reacts, dissolves in water to produce an acidic solution. इसके बाद इक्वेशन में कैसे होता है कि SO2 gaseous reacts with H2O liquid to form H2SO3 aqueous. इस एसिड को कॉमनली सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है। ये एसिड जो है, ये एसिड कॉमनली सल्फ्यूरस एसिड, और वैसे इसे सल्फ्यूरिक 4 एसिड भी कहते हैं क्योंकि यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। और अगर आप SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बनाता है H2SO4। ये आपका नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड है जो हम इस्तेमाल करते हैं और इसे सल्फ्यूरिक 6 एसिड भी कहते हैं। इसे सल्फ्यूरिक 6 एसिड भी कहते हैं। SO2 reacts with water to make sulfurous acid या सल्फ्यूरिक 4 एसिड, और SO3 वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक 6 एसिड फॉर्म। सर पिक्चर लेनी है।
अच्छा, अब इसमें लास्ट चीज जो है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे प्रूव होगा। एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करने के लिए आपको पता है कि हमें इसे NaOH से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप NaOH ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है NaHSO3 एक्वस, और अगर आप SO2 को, ये कंपाउंड कहलाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और अगर ये SO2 जो है इसमें NaOH एक्सेस में डाला जाए तो फिर ये बना देता है Na2SO3। इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम सल्फाइड। विद द रिमूवल ऑफ H2। ये दो इक्वेशंस हैं जो कि प्रूफ करती हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वो एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद NaOH बेस। तो यहां पर ये एज एसिड एक्ट कर रहा है और यहां पर ये एज बेस एक्ट। लेकिन अगर NaOH एक्सेस में होगा तो फिर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो सोडियम सल्फाइड बनेगा। इसी तरह से अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो भी एसिडिक है, उसमें भी अगर हम NaOH डालेंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएगा NaHSO4, और अगर आप इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे, अगर NaOH एक्सेस में होगा तो फिर यहां पर भी प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फेट विद द रिमूवल ऑफ H2। ये सल्फर डाइऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर और सल्फर ट्राइऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर जो है इन दोनों इक्वेशन से प्रूव। ठीक है बेटा, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2S2O3 होता है, Na2S2O3।